हेलो दोस्तों, मैं रजवंत सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम ईएलएसएस कैटेगरी के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो ईएलएसएस बोला जाता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को, और इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में उन निवेशकों द्वारा निवेश किया जाता है जो कि टैक्स में छूट चाहते हैं, और इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से सेक्शन 80C के अंडर टैक्स में कटौती मिल जाती है। तो इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से कितनी अमाउंट तक कटौती मिलती है, और इसके अलावा इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से जो प्रॉफिट होगा उस पर किस प्रकार का टैक्स लगता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले हम फोकस करते हैं टॉप 3 ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स पर। तो यहाँ पर नंबर 1 पर म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाले हैं। इसका नाम है प्राग पारेख ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का एजीएम साइज हो चुका है 5294 करोड़ का। तो हम जैसे हजारों निवेशकों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, और इस म्यूचुअल फंड की एनएवी का इस समय प्राइस है 34 रुपए का। तो एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को बोला जाता है, और जब हम म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो हमें एनएवीज अलॉट होती हैं, और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.62% की। तो सालाना हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा हमसे जो फीस वसूली जाती है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लॉक इन पीरियड देखें तो इस म्यूचुअल फंड का 3 सालों का है। तो ये जो ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सभी का लॉक इन पीरियड 3 सालों का होता है। 3 सालों तक आप अपनी की गई इन्वेस्टमेंट को एग्जिट नहीं कर सकते, और अगर आप 3 साल के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता। और ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था 4 जुलाई 2019 को, तो 5 साल 11 महीने का इसको समय हो चुका है। और इसके अलावा इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स। और इस म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार से निवेश किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है कि अगर मंथली एसआईपी करनी है तो यहाँ पर 1000 रुपए से निवेश को शुरू करा जा सकता है, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और वहीं अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बार में पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो भी 1000 से मिनिमम शुरू करा जा सकता है, और मैक्सिमम की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे इसमें पैसा लगा सकते हैं। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड को मैनेज किया जाता है 5 फंड मैनेजर्स द्वारा। तो जिनमें नाम आता है राजीव ठक्कर का, जो कि 2019 से, रौनक ओनकार 2019 से, राज मेहता भी 2019 से इसको मैनेज कर रहे हैं, और इसके अलावा रुकुन ताराचंदानी मई 2022 से, और मानसी दिसंबर 2023 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। तो ये सभी फंड मैनेजर्स अपने अपने सेक्टर में एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। और दोस्तों, अभी हम फोकस करने वाले हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले सालों में किस प्रकार के रिटर्न बना के दिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 6 महीने का टाइम देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 2.68% के पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए हैं, और इस कैटेगरी ने 2.68% के नेगेटिव रिटर्न बना के दिए हैं। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के एवरेज रिटर्न देखें तो ये निकल के आते हैं -2.68% के, जो कि नेगेटिव में नजर आ रहे हैं। और अगर हम 1 साल में देखें तो 14% के पॉजिटिव रिटर्न है, और कैटेगरी के 4.84% के रिटर्न है। और 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 23% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज कितनी रही। और अगर कैटेगरी की देखें जो 22% की है, और 5 सालों के टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 28% के पॉजिटिव एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं, और इस कैटेगरी ने 25% के। तो यहाँ पर हमें 6 महीने से लेकर 5 साल के टाइम पीरियड में ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी बेहतर तरीके से बीट करता नजर आ रहा है। और अभी हम रुक करते हैं एसेट एलोकेशन की ओर। तो यहाँ पर इक्विटी में फंड मैनेजर्स द्वारा 82% का निवेश किया गया है, और डेट में 18% का। तो डेट में आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि फिक्स रिटर्न कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि लार्ज कैप कंपनीज में 70%, मिड कैप में 1.7 और स्मॉल कैप कैटेगरी में 9.85% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर अगर हम इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज को देखें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का, जो कि 8.59% की एलोकेशन रखती है। और इसके बाद नाम आता है एचडीएफसी बैंक, जो कि 8.18, और महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड 6.34। कोल इंडिया में 6% की एलोकेशन इस म्यूचुअल फंड में रखी गई है। और वहीं हम टॉप सेक्टर्स पर फोकस करें तो यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर में मैक्सिमम एलोकेशन रखी गई है, जो कि 29% की है। इसके बाद है ऑटोमोबाइल 14%, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी में 12.58 और मटेरियल सेगमेंट में 6% की एलोकेशन रखी गई है। तो सेक्टर वाइज एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और अभी हम इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है अल्फा रेशो, जो कि हमें ये बताती है कि अपने बेंचमार्क के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया। तो यहाँ पर प्राग पारेख ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का अल्फा है 5.75 का, और कैटेगरी का अल्फा है 6.02 का।
तो अपनी कैटेगरी एवरेज के बराबर ही इसका अल्फा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हायर लेवल पे है तो इसको पॉजिटिव माना जा सकता है, क्योंकि कैटेगरी ने भी और इस म्यूचुअल फंड ने भी अपने बेंचमार्क को बेहतर तरीके से बीट किया है। और इसके बाद आती है बीटा रेशो कि मार्केट सेंसिटिविटी किस प्रकार की है। जब मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं तो इसमें कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अगर जो 1 से ज्यादा हो तो उसको हाई वॉलेटाइल माना जाएगा, अगर जो 1 से कम हो तो उसको कम वॉलेटाइल माना जाता है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का बीटा है 0.66 का और कैटेगरी का बीटा है 1.01 का। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी काफी कम है, जो कि एक अच्छी स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और इसके बाद आती है शार्पी रेशो, जो हमें ये बताती है कि कितना रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट किया गया है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना रिस्क कम देखा जाता है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का शार्पी रेशो है 1.28 और इसकी कैटेगरी का शार्पी रेशो है 6.71। तो यहाँ पर कैटेगरी में रिस्क कम दिखाई दे रहा है और इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। और यहाँ पर लास्ट में आती है टर्नओवर रेशो कि एक साल में फंड मैनेजर्स द्वारा अपने पोर्टफोलियो को कितना ज्यादा चेंज कर दिया जाता है, कितनी ज्यादा बाय सेलिंग करी जाती है। तो यहाँ पर जो रेशो है 9.46% की। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी है और फंड मैनेजर्स द्वारा बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पराग पारख के ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में समझ लिया है और अभी हम फोकस करने वाले हैं नंबर 2 के म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इस समय इस म्यूचुअल फंड का AUM साइज हो चुका है 16,454 करोड़ का। तो एक अच्छा खासा AUM साइज जहां पर हमें देखने को मिल रहा है। और इस म्यूचुअल फंड की NAV का प्राइस है 1494 रुपए का, एक्सपेंस रेशियो है 1.05% की। और वहीं अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो ये 3 सालों का है। 3 सालों तक कोई भी पैसा यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। तो 12 साल 5 महीने का इसको समय हो चुका है और इसमें किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं है, क्योंकि 3 सालों का तो लॉक इन पीरियड होता ही है, वहां तो आप पैसा नहीं निकाल सकते। और 3 सालों के बाद पैसा निकालने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स। तो जी निफ्टी 500 TRI इंडेक्स में 100 तो लार्ज कैप कंपनीज आ जाती हैं, 150 यहाँ मिड कैप कंपनीज आ जाती हैं और 250 स्मॉल कैप कंपनीज आ जाती हैं। तो स्मॉल, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज को चुनने के लिए फंड मैनेजर्स के पास काफी ज्यादा ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार से निवेश किया जा सकता है। मंथली SIP करनी है तो 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर एक बार में पैसा लगाना है तो 1000 से शुरू करा जा सकता है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और यहाँ पर मैनेजमेंट पर फोकस करें तो इस फंड को मैनेज किया जाता है 2 फंड मैनेजर्स द्वारा। सबसे पहले है रोशी जैन, जो कि जनवरी 2022 से मैनेज कर रही हैं। और इसके बाद है मिस्टर ध्रुव, जो कि जून 2023 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। और अगर इस म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल एनुअलाइज रिटर्न को देखें तो यहाँ पर 6 महीनों में इसने 1.42% के पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए और वही कैटेगरी ने -2.68% के नेगेटिव रिटर्न बना के दिए। और इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 7.92% और कैटेगरी ने 4.84% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न है 27.4% के और कैटेगरी के हैं 22% के। तो 3 सालों की जो एवरेज रिटर्न ग्रोथ है वो हमें 27% की देखने को मिल रही है। और 5 सालों की एनुअलाइज रिटर्न है 28% और यहाँ कैटेगरी के 25%। और अगर हम 10 सालों के बड़े टाइम पीरियड में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 14.62% के रिटर्न दिए और वहीं कैटेगरी ने 15% के रिटर्न दिए हैं। और यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात करें तो फंड मैनेजर्स द्वारा इक्विटी में 91% का निवेश किया गया है और डेट में 0.31% है और इसके अलावा कैश में 8.34% की एलोकेशन देखने को मिल रही है, जिसको जो समय आने पर सही अपॉर्चुनिटी में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज में 76%, मिड कैप में 4.69 और स्मॉल कैप में 10.19% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज में एलोकेशन ज्यादा रखी गई है, जिससे पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी बन पाए। और इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में टॉप होल्डिंग कंपनीज की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है HDFC बैंक का, जो कि 9.81% की एलोकेशन रखती है। इसके बाद है ICI बैंक, जो कि 9.67, एक्सिस बैंक 8.69 और नंबर 4 पे आती है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 4.96% की एलोकेशन रख रही है।
और अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करें जिनको फंड मैनेजर्स द्वारा चुना गया है, इसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल सेक्टर 36%, ऑटोमोबाइल 13%, हेल्थ केयर 8.55 और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 6% की एलोकेशन रखी गई है। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है अभी अंडर वैल्यूड है, तो डाउनसाइड रिस्क कम होने के चलते एंड ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होने के चलते फंड मैनेजर्स द्वारा फाइनेंशियल सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है। और इसके बाद हम अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की ओर, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अल्फा रेशो का। तो यहाँ पर एचडीएफसी के ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का अल्फा है 7.14 और कैटेगरी का अल्फा है 6.02। तो इसका अल्फा अपनी कैटेगरी से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि कैटेगरी से इसने ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। और वहीं अगर हम बीटा की बात करें तो मार्केट सेंसिटिविटी इससे हमें पता चलती है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का बीटा है 0.83 का और ये कैटेगरी का बीटा है 1.01 का। तो कैटेगरी में वॉलेटिलिटी ज्यादा है और इस म्यूचुअल फंड में कम दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। और अगर हम शार्पी रेशो की बात करें कि कितना ज्यादा रिस्क लिया गया है रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए, तो इस म्यूचुअल फंड की शार्पी रेशो 1.35 की है और वहीं कैटेगरी की शार्पी रेशो 6.71 की है। तो कैटेगरी में रिस्क कम है और इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। और इसके बाद आती है टर्नओवर रेशो कि एक साल में पोर्टफोलियो कितना ज्यादा चेंज कर दिया जाता है। और इस म्यूचुअल फंड में टोटल 53 स्टॉक हैं और टर्नओवर रेशो है 34% की। तो एक साल में 34% तक पोर्टफोलियो चेंज कर दिया जाता है, जिसको हम एक मीडियम लेवल का टर्नओवर रेशो मान सकते हैं। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब तक हमने एचडीएफसी के ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को समझ लिया है और अभी हम अपना रुख करते हैं नंबर 3 के म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड का इस समय एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज हो चुका है 29,667 करोड़ का। तो एक अच्छा खासा एयूएम साइज जहां पर हमें देखने को मिल रहा है और इसकी एनएवी का प्राइस है 468 रुपीज का। और इसके बाद अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें जो 0.93% की है और यहाँ पर लॉक इन पीरियड 3 सालों का है। और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। तो 12 साल 5 महीने का इसको समय हो चुका है। और यहाँ पर 3 साल बाद अगर हम पैसा निकालते हैं तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है BSE 500 TRI इंडेक्स, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। और इस म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार से निवेश किया जा सकता है। मंथली SIP करनी है तो 500 रुपए से शुरू हो जाती है और अगर एक बार में पैसा लगाना है तो 1000 से निवेश को शुरू करा जा सकता है। और जहां पर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे SIP और लमसम में पैसा निवेश कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड को मई 2018 से दिनेश बालाचंद्रन जी द्वारा मैनेज किया जा रहा है, जिनके पास अपने बिजनेस सेक्टर में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। और इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही आइए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 महीनों में इसने -1.36% के नेगेटिव रिटर्न बना के दिए और वहीं कैटेगरी ने 2.68% के नेगेटिव रिटर्न बना के दिए। और अगर हम एक साल की बात करें तो 3.90% के पॉजिटिव रिटर्न है और इस कैटेगरी के 4.25% के पॉजिटिव रिटर्न है। और पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 30% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं और इस कैटेगरी की एवरेज ग्रोथ रही है 23% की। और वहीं 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 29% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं और वहीं कैटेगरी ने 25% के। और 10 सालों के बड़े टाइम पीरियड में देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड ने 15.46% के एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के दिए हैं और कैटेगरी ने 15% के। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड ने 3 सालों में काफी बेहतर परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। और 5 सालों के जो रिटर्न है वो भी काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम अपना रुख करने वाले हैं एसेट एलोकेशन की ओर के फंड मैनेजर्स को जो पैसा दिया जाता है वो कौन कौन से सेक्टर में निवेश करते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी में ही 91% का निवेश किया गया है और इसके बाद डेट में 0.13% और लार्ज कैप कैटेगरी में 61%, मिड कैप में 19% और स्मॉल कैप में 10% का निवेश किया गया है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में नाम शामिल है HDFC बैंक 9.3%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 5.4%, ICICI बैंक 3.61% और टाटा स्टील में 3.37% की एलोकेशन रखी गई है। और टॉप सेक्टर एलोकेशन में सबसे पहले आता है फाइनेंशियल सेक्टर 27%, एनर्जी सेक्टर 13%, टेक्नोलॉजी 10% और हेल्थ केयर में 7.42% की एलोकेशन रखी गई है। और अभी हम इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का अल्फा देखा जाए तो ये 8.71 का है और इसकी कैटेगरी का अल्फा है 6.02 का। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले काफी बेहतर इसने परफॉर्म किया है। और वहीं इस म्यूचुअल फंड का बीटा है 0.94 का और कैटेगरी का है 1.01 का।
तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले ये म्यूचुअल फंड हमें कम वोलेटाइल दिखाई दे रहा है। और वही सीआरपी रेशो देखें तो ये 1.38 की है और कैटेगरी की 6.71 की है। तो हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए हाई रिस्क इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। और टर्नओवर रेशो की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में 64 स्टॉक्स हैं। तो एक साल में जी 18% अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर देते हैं, जो कि काफी कम चेंजेस माने जा सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। फंड मैनेजर्स द्वारा बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पर फोकस किया जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न जनरेट किए जा सके। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पराग पारेख, एचडीएफसी और एसबीआई के तीनों ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है। और अभी हम फोकस करने वाले हैं कि पिछले 5 सालों में इन म्यूचुअल फंड्स ने किस प्रकार के रिटर्न बना के दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले पराग पारेख ने 240% के रिटर्न बना के दिए पिछले 5 सालों में। और इसके बाद नाम आता है एचडीएफसी का, जो कि 245% के। और लास्ट में नंबर 3 पे एसबीआई का जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, इसने पिछले 5 सालों में 263% के पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स की ऑन एन एवरेज ग्रोथ को देखें तो अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल पहले 1 लाख का निवेश इन म्यूचुअल फंड्स में कर डाला होता तो आज उसके तकरीबन 2.5 लाख बन गए होते। और अगर किसी ने 10 लाख का निवेश कर दिया होता तो आज उसके 25 लाख बन गए होते। और यहाँ पर एक बात को आप ध्यान से समझ के चलें कि जो ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें हमें रिटर्न्स भी चाहिए और एक अच्छी स्टेबिलिटी भी चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों के चार्ट में एक अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अपने इंडेक्स के मुकाबले इन म्यूचुअल फंड्स में हमें कम वोलेटिलिटी, कम अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों अभी हम आते हैं कंक्लूजन की ओर के इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पराग पारेख की बात करें तो इसका एग्जिट लोड 0 है, जो कि हमें तीनों म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड 0 ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 साल का ऐसे म्यूचुअल फंड्स में लॉक इन पीरियड होता है। और इसके बाद अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो सालाना इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए हमें कैटेगरी के मुकाबले कम फीस देनी पड़ती है। और इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, जहां पर पराग पारेख ने 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपनी कैटेगरी से बेटर परफॉर्म किया है। और वहीं जो एचडीएफसी और एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में अपनी कैटेगरी से बेटर परफॉर्म किया है। और यहाँ पर जो पराग पारेख का म्यूचुअल फंड है, जी पिछले 1 साल में अपनी कैटेगरी के मुकाबले नंबर 1 रैंकिंग पे रहा है। और यहाँ पर अगर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स को अपने बेंचमार्क से कंपेयर करके देखें तो पिछले 3 सालों में इनका जो अल्फा है वो अपने बेंचमार्क से हाई रहा है, उससे ज्यादा रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिए हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात तो समझ आ रही है कि ये तीनों म्यूचुअल फंड्स अपनी कैटेगरी में टॉप क्वालिटी के हैं। और टॉप क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि इन्होंने हाई रिटर्न जनरेट किए हैं। टॉप क्वालिटी का मतलब है कि हाई रिटर्न के साथ इनके पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। और अभी आपके मन में चल रहा होगा कि क्या हमें इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए आपको डिटेल समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये ईएलएसएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसको बोला जाता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इन म्यूचुअल फंड्स को खास उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जो टैक्स बचाना चाहते हैं। तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1,50,000 तक का टैक्स बचाना चाहते हैं सेक्शन 80C के अंडर, तो आप इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और यहाँ पर एक बात आपको खास ध्यान में रखनी है कि अगर आप पुराने टैक्स रिजीम द्वारा आईटीआर फाइल करते हैं तभी आपको सेक्शन 80C के अंडर इसमें 1.5 लाख तक के निवेश पर छूट मिल सकती है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम द्वारा आईटीआर फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तो निवेशकों को अगर टैक्स में छूट चाहिए तो ओल्ड टैक्स रिजीम द्वारा आईटीआर फाइल करनी होगी। तो ये तो हमने बात कर ली इन्वेस्ट करने पर मिलने वाली छूट पर, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड से हमें जो प्रॉफिट होगा उस पर किस प्रकार का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर 1 साल में कोई भी प्रॉफिट किया जाता है तो उस पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 3 साल का तो लॉक इन पीरियड ही है, वहां पर आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, ये लगता है 1,25,000 से ऊपर के प्रॉफिट पर। तो अगर आपका 1 साल का प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर का है तो ऊपर वाली रकम पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि 12.5% का होता है। तो दोस्तों ये सी टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आपको इससे जुड़े रिस्क को जान लेना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन होता है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और कोई भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।